हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार फाउंडेशन क्लासेस। इसके पहले हमने फोर्स के बेसिक्स समझे थे, जिसमें हमने जाना था मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है किसी भी बॉडी का। अब इस टॉपिक में हम फोर्स के बारे में थोड़ा और समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग समझेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं तो उसके नेट इफेक्ट क्या होंगे फोर्स का, उसको जानने के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम ये समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिया है जहां पे कि एक बॉडी है और उस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 लेफ्ट डायरेक्शन में, F2 राइट डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक, यानी कि अगर यहां पे हम मान लेते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, F2 माइनस F1। वाई? बिकॉज दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। यहाँ पे F2 माइनस F1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि F2 बड़ा है F1 से। तो आप यहाँ पे देखिए F इज रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू F2 माइनस F1। तो अगर हम मान के चलें कि F2 जो है नथिंग बट 5 न्यूटन है और F1 इज समथिंग 3 न्यूटन, तो F फिजिकल टू क्या हो जाएगा, F इजिकल टू हो जाएगा F2 माइनस F1 इज 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज नथिंग बट 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स F क्या हो गया, 2 न्यूटन। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बॉडी पे नेट जो फोर्स लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है एंड 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड का लग रहा है। तो F is equal to 2 Newton in the right direction is the resultant force on this body। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि F1 भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है और F2 भी राइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देखिए दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों का सम होगा। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो अगर पहले वाला ही इसका मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं, अगर F2 जो है 5 न्यूटन है और F1 3 न्यूटन है, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन विच इज 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, राइट डायरेक्शन में 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इस बॉडी पे। सो आई होप क्लियर है रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें कि मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। तो उसमें भी हम नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना लग रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है। इसको हम एडवांस आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे कि हम किसी भी एंगल से फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें हम रिजल्टेंट फोर्स क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट। तो उसको हम लोग फ्यूचर टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो यहाँ के लिए हमें इतना समझ लेना इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो डायरेक्शन में लग रहा है तो कितना रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट है फोर्स का वो समझेंगे। क्या है वो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें एक डिस्क है यहाँ पर, और डिस्क को सेंटर से पिवट किया गया है, ये सेंटर से पिवट किया गया है, यानी कि ये डिस्क इस सेंटर के अक्रॉस रोटेट कर सकता है ना, ये रोटेट कर सकता है ऐसे या ऐसे, जैसे भी रोटेट कर सकता है, ये फ्री है रोटेट करने के लिए। अब ये इस डिस्क पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स है, और मान लो F फोर्स लगा रहे हैं। तो जो F फोर्स लगा रहे हैं कहाँ पे लगा रहे हैं, रिम पे लगा रहे हैं, यानी कि आउटर साइड में लगा रहे हैं डिस्क के। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये पिवट पे फिक्स्ड है, आई मीन पिवट फिक्स्ड है और पिवट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये डिस्क कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता है, बट ये डिस्क इस एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ये जो हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के कारण ये एक्सिस के चारों तरफ रोटेट होगा, और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, ये डिस्क को टर्न कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, राइट। तो यही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इसके बारे में कुछ एग्जांपल समझते हैं, क्या क्या एग्जांपल है। पहला एग्जांपल जैसे आप देखिए, ये पोर्टर व्हील है। तो पोर्टर्स व्हील में क्या हो रहा है, ये सेंटर पे फिक्स्ड होता है यहाँ पे, और ये जो है एक स्टिक से इसको
इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो कि इसको फोर्स जब इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पर ये रोटेट टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो ये पहला एग्जांपल हो, ये पोर्टर व्हील घूमता है, फिर ये पोर्टर जो है इस पे बहुत सारे अपने पॉट्स बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये डोर है, डोर आप देखिए ये हिंज पे फिक्स किया गया है। ये जो 3 हिंज है, एक यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 3 हिंज पे फिक्स किया गया है और ये वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करने के लिए ये फ्री है। तो इस डोर पे अगर हम कभी बंद और खोलने का कोशिश करते हैं तो हम उसके आउटर साइड को पकड़ के अंदर या बाहर पुश करते हैं, जिसके कारण ये इस एक्सिस के अगेंस्ट, हिंज के अगेंस्ट रोटेट होते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक बोल्ट है, नट को ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेंच का अप्लाई करते हैं। तो रेंच को यहाँ पे होल्ड करते हैं नट पर और सम डिस्टेंस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिस डायरेक्शन में नट को घुमाना है, खोलना है या टाइट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये बॉटम डायरेक्शन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है इस पे राइट इस डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या टर्निंग इफेक्ट हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो हम जो है ये तो समझ गए कि इसका टर्निंग इफेक्ट क्या होता है फोर्स का। अब हमें ये भी समझना है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करने के लिए हम मोमेंट ऑफ फोर्स को मेजर करते हैं, यानी कि उसको टॉर्क भी बोलते हैं। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क जो है किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट को मेजर करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स जो है मोमेंट ऑफ फोर्स को अफेक्ट करते हैं, तब हम समझेंगे इसको कैसे कैलकुलेट होता है। तो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने लिया था वो डिस्क का। तो ये डिस्क है, ये डिस्क पे ये फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स लगाया जा रहा है, एफ मान लेते हैं फोर्स लगाया है, और ये फोर्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स को, वो क्या क्या होता है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एफ का मैग्नीट्यूड क्या है। और दूसरा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना, किसका, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो होगा वो जो है सेकंड फैक्टर होता है मोमेंट ऑफ फोर्स को टर्निंग इफेक्ट को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है टर्निंग इफेक्ट को। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसको, मोमेंट ऑफ फोर्स को। टर्निंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करते हैं किसी भी पिवट के अगेंस्ट इज force into perpendicular distance of the force from the pivot point। तो आप देखिए ये फोर्स है F, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज F। ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, यहाँ पे D। तो F इंटू D जो है क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, किसका, इस फोर्स का, राइट। तो इस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड दिस एक्सिस इज एफ इंटू डी। आप ये ध्यान रखिए कि डी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये फोर्स के डायरेक्शन के साथ ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस का जो मेजर कर रहे हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। सेम टाइम यहाँ पे भी एक्सिस जो है ये ऐसे ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। हम जो है ये फोर्स इस प्लेन में है और हम ये एक्सिस को इस प्लेन दूसरे प्लेन से मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो सेम प्लेन में होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो अब हम लोग समझ गए कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे इसका यूनिट क्या है। तो हमने जैसे पहले समझा कि यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यूनिट निकालना बहुत इजी है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट में, न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर, एनएम। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेम फोर्स का यूनिट जो डाइन होता है और डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर होता है इन सीजीएस सिस्टम। तो उसका जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स का, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, हम लोग 1 kgf मीटर को मेजर कर सकते हैं। kgf क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो 1 kgf मीटर इज हाउ मच, 9.8 न्यूटन मीटर। सिमिलरली 1 gf क्या होता है, 980 डाइन होता है। तो 1 gf सेंटीमीटर इज नथिंग बट 980 डाइन सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स को
कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गर्ल है, ठीक है, गर्ल जो है ये दरवाजा खोलने का कोशिश कर रही है ना। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें अगर हम ये मानते हैं कि गर्ल को फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ रहा है, मान लेते हैं F वो अप्लाई कर रही है ये ओपन करने के लिए इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये डोर का विड्थ है, विड्थ यानी कि हिंज से लेकर के जहां पे फोर्स अप्लाई कर रही है उसका विड्थ जो है मान लेते हैं ये कितना है, 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमें पता है, यानी कि टॉर्क विच इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यानी कि 2.5 इंटू 2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये गर्ल जो है जो फोर्स लगा रही है उसके कारण टॉर्क कितना लग रहा है इस दरवाजे पे, 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है जिसके कारण वो ओपन है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया है, जो हमने पहले भी दिखाया था, एक बोल्ट है और वो बोल्ट को, ये बेसिकली ये नट है, नट को ओपन करने के लिए रेंच का अप्लाई किया जा रहा है, और ये रेंच को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मीटर्स पैरामीटर्स हैं वो समझ लेते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो नट है वो 30 सेंटीमीटर रेंज का डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर यहाँ से, यानी कि अगर हम यहाँ से सेंटर से ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मान के चलते हैं वो 30 सेंटीमीटर का रेंज डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना हमने मेजर किया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 30 सेंटीमीटर। और फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स हम लोग मान लेते हैं कितना है, 150 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो ओपन कर रहा है तो ये कितना मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फोर्स जो है वो न्यूटन में है और डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में, यानी कि फोर्स जो है एसआई यूनिट में है और डिस्टेंस है सीजीएस यूनिट में। तो हमें सबसे पहले दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, या तो एसआई यूनिट में या सीजीएस यूनिट में। तो चलिए हम, ये तो एसआई यूनिट में ऑलरेडी है, हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 इंटू 0.3 न्यूटन मीटर, राइट, ये हो जाएगा 45 न्यूटन मीटर, करेक्ट। अगर ये तो हो गया, हम एक और कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लो कि वो जो बॉय है जो ओपन करना चाह रहा है इस नट को, वो 150 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पाता है, वो मैक्सिमम जो है 50 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन दूसरा लेते हैं, चलिए कंडीशन लेते हैं जहां पे कि वो बॉय मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, 15 न्यूटन लगा सकता है। तो 15 न्यूटन अगर हम सेम डिस्टेंस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे इस यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं कि अगर 15 न्यूटन है और मान लो डिस्टेंस जो है डी 30 सेंटीमीटर रखें, तो कितना हो जाएगा टॉर्क जो है, टॉर्क कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 इंटू 0.3 न्यूटन मीटर, और इसमें कितना हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन इसको ओपन करने के लिए हमें कितना देखा, पहले कैलकुलेट किया 45 न्यूटन मीटर चाहिए, हमें 15 न्यूटन मीटर से ओपन नहीं होगा वो नट। पहले के कंडीशन में हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा ओपन करने के लिए, 45 न्यूटन मीटर, बट वो लड़का कितना फोर्स लगा पाएगा, 15 न्यूटन। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पता है कि टॉर्क कितना है, टॉर्क को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, T इज इक्वल टू 45 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हम फोर्स को 50, हमारा फोर्स जो है वी कैन अप्लाई 40 न्यूटन, और हमें टॉर्क तो, सॉरी यहाँ पे मैंने 45 नहीं लिखा, 45 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क तो हमें 45 न्यूटन मीटर ही चाहिए,
ओपन करने के लिए, और हम फोर्स 50 न्यूटन ही अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें वेरिएबल क्या है, डी कुछ और होना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमें टॉर्क पता है, टॉर्क कितना है 45 न्यूटन मीटर, राइट, और इज इक्वल टू फोर्स कितना है 50 न्यूटन यहाँ पर, है ना, और हमें डिस्टेंस पता नहीं है तो डी मान लेते हैं। तो इसके कारण डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 न्यूटन मीटर बाई 50 न्यूटन, राइट, 45 न्यूटन मीटर बाई 50 न्यूटन, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0.9 मीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 90 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर हमें सेम टॉर्क चाहिए तो हमने क्या किया था, फोर्स को हम 1/3 कर दिए थे। 50 न्यूटन क्या है 1/3 ऑफ पहले का जो फोर्स लगाया था वो, तो हमें वो अगर 1/3 कर रहे हैं तो हमें जो डिस्टेंस है फोर्स का अप्लाई करने का फ्रॉम द एक्सिस यानी कि नट के सेंटर से, वो हमें ट्रिपल करना पड़ा। पहले 30 सेंटीमीटर था, अब कितना सेंटीमीटर पे अप्लाई करना पड़ेगा 90 सेंटीमीटर पे। तो जब हमने फोर्स 1/3 किया तो हमें डिस्टेंस हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा टू गेट द सेम टॉर्क ऑफ 45 न्यूटन। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर उस लड़के को 50 न्यूटन अप्लाई करना है फोर्स टू गेट द 45 न्यूटन मीटर, तो हमें डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर उसको अप्लाई करना है वो फोर्स फ्रॉम द एक्सिस इज 90 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। चलिए, ये तो हो गया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। अब हम लोग थोड़ा एक और चीज समझते हैं फोर्स के बारे में, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, यानी कि थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, फोर्स अगर हम बोल रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में फोर्स हम कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये फोर्स जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे। तो फोर्स कोई भी डायरेक्शन में लगे, कैसे भी लगे, उसको फोर्स बोलते हैं। बट वही फोर्स अगर किसी भी बॉडी पर उस सरफेस, बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे, राइट। यानी कि जब फोर्स किसी भी बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो वैसे बॉडी को, वैसे फोर्स को थ्रस्ट बोलेंगे। हमने थ्रस्ट इसका अलग क्यों नाम दिया, क्योंकि थ्रस्ट जनरेट करता है प्रेशर को। प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। बट कोई भी फोर्स नहीं, वैसा फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, वैसे फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। इसलिए हमने ऐसे फोर्स का एक अलग नाम दिया है थ्रस्ट, टू कैलकुलेट द प्रेशर, राइट। तो हम समझ गए क्या डिफरेंस है थ्रस्ट और प्रेशर में। थ्रस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स बट in the direction, in a perpendicular direction to the surface of the body, right। एक तरह का फोर्स है जो कि बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो थ्रस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। तो अगर ये थ्रस्ट एक फोर्स ही है तो थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या होगा, सेम जो एसआई यूनिट क्या होगा, सेम जो फोर्स का होता है, दैट इज न्यूटन। सिमिलरली सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेम जो फोर्स का होता है, डाइन, राइट। क्लियर है। तो अब हम लोग का ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि जैसे हमने बताया कि थ्रस्ट जो है प्रेशर क्रिएट करता है, राइट, पर यूनिट एरिया। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, हमने क्या लिया, एक नेल को लिया, एक किल को लिया है, जो हैमर से हम इस ब्लॉक पे हैमर कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का जो एरिया देखोगे, जो नेल का जो नीचे का एरिया होता है बहुत शार्प होता है, राइट, यानी कि एरिया जो बोलेंगे बहुत कम होता है, राइट। तो हम इस पे जब हैमर करते हैं, यानी कि इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं थ्रू दिस नेल, तो क्या होता है, बहुत कम एरिया से इस ब्लॉक पे थ्रस्ट लग रहा है, तो किल अंदर चला जा रहा है।
उसी तरह से अगर सेम हैमर से सेम फोर्स लगाएं, बट अगर इस टाइम हम अगर उसका नेल को उल्टा कर दें, यानी कि जो पॉइंटेड एंड है ऊपर कर दें और जो फ्लैट एंड है उसको नीचे कर दें, तो ये किल अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, राइट? तो ये जो थ्रस्ट लग रहा है, सेम थ्रस्ट लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पे जो 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 ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है यानी थ्रस्ट लग रहा है, उसका एरिया बढ़ गया। सेम थ्रस्ट बट एरिया ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो रहा है? ये नेल अंदर नहीं जा रहा है। तो ये बेसिकली प्रेशर का इफेक्ट है, जो हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जस्ट समझने के लिए कि थ्रस्ट क्या होता है, वो कैसे जनरेट करता है प्रेशर और उसका इफेक्ट क्या करता है। तो इस तरह से हमने थ्रस्ट को भी समझ लिया। तो अब हमारे हिसाब से हमने इस टॉपिक में क्या क्या समझा? हमने रिजल्टेंट फोर्स को समझा, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स को समझा और एक थ्रस्ट को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें थोड़ा सा हमने लास्ट में टच किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।